कैसे खेतों से संसद तक का सफर आपने तय किया है, तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप जनता को क्या दे रहे हैं, आप शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। पलायन बहुत हो रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है। आपका एक कैंपेन था दारू के ठेकों को लेकर, शराब के ठेकों को लेकर। जो विपक्ष है वो कमजोर है या वो अपनी बात कह नहीं पा रहा, तो आपके लोकसभा क्षेत्र की सड़कों का इतना हाल बदहाल क्यों है। मैंने सुना एक मेडिकल कॉलेज की बात भी चल रही थी, वो भी अभी तक बात ही चल रही है। और आपको भी किसान पुत्र की उपाधि दी गई है और मूंगफली किसान आपके यहाँ बहुत परेशान है। किसानों का विकास कैसे होगा। अजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। हम जानना चाहते हैं कैसे खेतों से संसद तक का सफर आपने तय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को और लोकसभा की देवतुल्य जनता को कि जिनके आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पर आया हूँ। किसान पुत्र रहे हैं, तो क्या क्या चुनौतियाँ आपको ग्राउंड पे झेलनी पड़ी हैं। देखिए, किसान परिवार से आया हूँ मैं। मुझे किसानों की समस्याएं और मध्यम वर्गीय व्यापारियों की समस्याएं हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। तो यही समस्याएं लेकर के मैं माननीय जी के यहाँ पहुँचा और जनता के सामने भी ये समस्याएं मैंने रखी हैं। तो जनता का मुझे आशीर्वाद मिला है और जनता के साथ मैं खड़ा रहता हूँ। तो अजेंद्र जी, बीएनबी कॉलेज को लगातार विश्वविद्यालय बनाने की आप मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कब तक वो विश्वविद्यालय बन जाएगा। ये 22 के इलेक्शन में विधानसभा के में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। और ये जब ये 24 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ तब भी बीजेपी के नेता कुछ आए हैं, उन्होंने भी विश्वविद्यालय बनाने के लिए आश्वासन दिया और हम लोगों का भी प्रयास है। हमने अभी मंत्री जी को एक लिखित में आग्रह किया है मंत्री जी से कि हमारे दोनों जिलों में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो जो हमारे क्षेत्र के जो मध्यवर्गीय हैं, गरीब हैं, वो बाहर पढ़ाने में असमर्थ हैं। इसलिए हमारा बुंदेलखंड का शिक्षा का ग्राफ घट रहा है। जब ये डिग्री कॉलेज अच्छे उस पर था तो ब्रह्मानंद विद्यालय में कम से कम 5 जिले के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। लेकिन अब आज ये पोजीशन है कि न सत्ता सुन रही है और न सोसाइटी सुन रही है। लेकिन हम लोग अपने अथक प्रयास में लगे हैं। जब तक डिग्री कॉलेज बन नहीं जाएगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज भी बोला है कि 27 में सरकार बनेगी तो सर्वप्रथम पहली काम यूनिवर्सिटी बनाने का काम होगा। तो आपने जो चिट्ठी लिखी थी उसका कोई जवाब आया, कोई आश्वासन आया या वो ठंडे बस्ते में है। कोई अभी जवाब नहीं आया। और जब सदन में मैं क्वेश्चन लगाता हूँ इसी विषय में शिक्षा के, तो सवाल तो लग जाता है, लेकिन जब ये सदन में लिस्ट बन के जाती है कि किन किन को समय मिला है बोलने को, उसमें हमारे क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार मंत्री जी से आग्रह करते हैं लेटर से, और जब तक ये विश्वविद्यालय बन नहीं जाएगा तब तक जितने हमारे बुंदेलखंड में परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के अनुयायी हैं, हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे हम लोगों को संसद से और सड़क तक का सफर जा करके वहाँ पर पूरे बुंदेलखंड के लोग धरना के देने का काम करेंगे। आपकी बातों से ना एक बात जहन में आ रही है कि जो हमीरपुर है, कहते हैं कि जब अंग्रेज़ी काल था तो हमीरपुर के मंदिरों में अखबार छपते थे अंग्रेज़ी सल्तनत के खिलाफ, और यहाँ अब देखने को मिल रहा है कि अपने ही शासनकाल में, अपने ही राज में आप अपने ही हुक्मरानों से हारते जा रहे हैं। हम अपनी ही आवाज़ स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे कि जहाँ हमने अंग्रेज़ों से को हराने के लिए अखबार छापे, हम अपने हुक्मरानों के सामने कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं कि हमारी जो आवाज़ है शिक्षा को लेकर, बेसिक चीज़ है, वो सुनी नहीं जा रही है। अच्छा अजेंद्र जी, आप सोशल मीडिया पे बहुत हिट हैं क्योंकि आपके कैंपेन थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो आपका एक कैंपेन था दारू के ठेकों को लेकर, शराब के ठेकों को लेकर,
उसके खिलाफ आपने बहुत आवाज़ उठाई, जरा उसके बारे में कुछ बताइए कि कितने शराब के ठेके हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, महिलाओं का समर्थन आपको मिल रहा है? आज के 10 साल पहले हम्म, जो शराब के ठेके हुआ करते थे हम्म, वो शहरों कस्बों में होते थे। हम्म, आज ये पोजीशन है कि चौथे गांव, हर तीसरे चौथे गांव में हम्म, एक शराब की दुकान माने खुल चुकी है। पब्लिक है, नया युवा है, शराब पी करके भटक रहा है, नस्ल भी खराब हो रही है, जो आने वाली नस्लें हैं वो भी खराब हो रही हैं। तो वर्तमान सरकार का तो मेरे दिमाग में यही है कि ये पीडीए के लोगों को भटकाने का काम कर रही है, नस्ल बिगाड़ने का काम कर रही है। जब वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, शराब में और तसला फावड़े में उलझे रहेंगे तो आगे कदम कैसे बढ़ाएंगे। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो वर्तमान सरकार है ये नस्ल को खराब करने में लगी है और शिक्षा से वंचित करने में लगी हुई है। अब मैं वर्तमान सरकार की बात करूं तो बहुत अच्छे दिनों के वादे किए गए थे, आपको क्या लगता है हमीरपुर के कितने अच्छे दिन आए हैं? जो वर्तमान सरकार ने अच्छे दिन आने के लिए बोला था, आज हर व्यक्ति की जबान से यह पूछ लो, चाहे वो आम आदमी हो चाहे मजदूर हो, वो यही कहता है कि वो हमारे पुराने दिन अच्छे थे। तो लोग अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या आपके लोकसभा क्षेत्र में खनन की है। खनन माफिया बहुत सक्रिय है, तो आप जब से सांसद बने हैं उन पर कुछ लगाम लगी है या वो अभी तक वैसे ही है? मेरी गृह जनपद में एक विकास खंड पनवाड़ी है। वो मेरे गांव से ज़्यादा 10 किलोमीटर की दूरी में है। और पनवाड़ी विकास खंड में 4-5 पंचायतें ऐसी हैं जहां पुरातत्व की बालू निकाली जा रही है, उसके पट्टे भी हुए हैं। लेकिन जो खनिज से अगर 2 एकड़ का पट्टा हुआ है तो वहाँ पर 2 एकड़ की बजाय 10 एकड़ बड़ी बड़ी एलएनटियाँ, 4-4, 6-6 एलएनटियों से रात में बालू निकाली जाती है। किसानों को वहाँ डरवाया जा रहा है। जो दमंग किसान है तो उसको पैसे से मना रहे हैं और ओवरलोडिंग चल रही है। तो उसी समय यहाँ पे सदन चल रहा था, तो मैं यहाँ पर था, मुझे फोन आया, भाई चुनाव के कन्वेंशन के समय मेरा नंबर हर गांव में हर व्यक्ति के पास पहुँच चुका था। तो जिसके सामने समस्या आती है वो मुझे फ़ोन लगाता है। तो उन्होंने बताया कि भैया यहाँ पे बहुत बड़ा जाम लगा है। कई बार कई गांव के लोगों ने मुझे जानकारी दी। विद्यालय है वहाँ पर, ग्राम मसूदपुरा पड़ता है, तो वहाँ पर एक हाई स्कूल विद्यालय है, तो वहाँ पे बच्चों को भी आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। और नया रोड डला था, ओवरलोड की वजह से उस रोड 6 महीने के अंदर बिल्कुल रोड का तो दिखाई देना ही ख़त्म हो गया कि यहाँ पे रोड था। कितनी ओवरलोडिंग। तो उस समय एक मरीज जा रहा था अपनी पत्नी को लेकर, तो वो जाम में फंस गया। तो बता रहे हैं कि वो डिलीवरी उनकी उसी ट्रैक्टर ट्राली में हो गई है। तब ये जानकारी मुझे हुई तो मैंने ज़िले के अधिकारियों को भी लेटर लिख करके व्हाट्सएप पर सूचना दी कि यहाँ पर ऐसी ऐसी समस्या है, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है, वहाँ पर जाम जाके खुलवाएं। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तब फिर मैंने अपने बड़े बेटे को अमित नारायण को मैंने फ़ोन किया कि तुम जाओ और किसान को समझाओ और जाम खुलवाने का काम करो ताकि आवागमन बाधित ना हो और मरीज सकुशल अस्पताल पहुंच जाए। वहाँ का नज़ारा जब ये लोग गए तो वहाँ का नज़ारा दूसरा था, क्योंकि सारे ठेकेदार गुजरात के और लखनऊ साइड के थे। जितने वहाँ पर खनन का कार्य कर रहे हैं वो ठेकेदार हमारे ज़िले का कोई नहीं है, पूरा गोरखपुर लखनऊ साइड का है। और वो अपने आप में कोई विधायक बताता है, कोई मंत्री का साला बताता है, तो वो दमंग किस्म के हैं, वो किसी के दबाव में आते नहीं है। और सारे नियम, खनिज के सारे नियम किनारे रख करके वो अवैध खनन का काम कर रहे हैं। अजेंद्र जी, जैसा आप बता रहे हैं स्थिति वाकई बहुत भयावह है। बुंदेलखंड वैसे भी बहुत पिछड़ा इलाका था और खनन माफिया इस तरह सक्रिय है, तो क्या
जो विपक्ष है वो कमज़ोर है या वो अपनी बात कह नहीं पा रहा, या क्यों आखिर विपक्ष अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा, ये सारे मुद्दे क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? विपक्ष कमजोर नहीं है, इनकी तानाशाही से हर व्यक्ति वाकिफ है। तो आने वाली 27 में इनका जवाब वर्तमान सरकार को मिलेगा। ये भी आंकड़े बहुत सामने स्पष्ट रूप से आए थे अजेंद्र जी कि चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, और काफ़ी पत्रकार बंधु भी मारे जा रहे हैं उस इलाके में। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी करीब 4 महीने पहले एक अमित नाम के पत्रकार हैं, वो हमारी ही लोकसभा में राड विधानसभा की सरीला तहसील पड़ती है, तो वहाँ जो चेयरमैन है वो विधायक जी के रिश्तेदार हैं। और आजकल की पत्रकारिता ऐसी है कि जो व्यक्ति सच लिखेगा वो ठुकेगा पिटेगा, और जो सरकार के पक्ष में लिखेगा तो उसके ऊपर फूलों की मालाएं बरसाई जाती हैं, उसको खुश किया जाता है। तो कुछ हमारे ईमानदार साथी हैं पत्रकार भाई, और एक हैं हमारे हमीरपुर के रविंद्र भरतवंशी, वो सच बोलता है, किसी से दबता नहीं है, और सच्चाई पर उसकी कलम चलती है। तो इन दोनों को इस तरीके से पीटा गया कि इनकी फ़ोटो और वीडियो करीब 15-15 दिन 20-20 दिन वायरल हुई है। और ये जो सरीला में कांड हुआ है पत्रकार के साथ, ये बड़ी दमंगई से हुआ है कि विधायक का रिश्तेदार है, इसने घर बुला करके उसको सारे कपड़े अलग करवा करके, वो तो चला है, सबको मालूम है। पत्रकारिता हमारे राजनीति में हमारे देश के लिए एक चौथा स्तंभ है। अगर इन्हीं के साथ इस तरीके का व्यवहार रहेगा कि सच्चाई का साथ ना दे करके सरकार और गलत लोगों का साथ देगी, तो ये सरकार कब तक कैसे चलेगी? पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बार बार बातें होती भी रही हैं कि पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए। काफ़ी ऐसे पत्रकार हैं जो विसल ब्लोअर भी बने, बट पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कभी कोई ठोस एक्शन भी नहीं लिया गया। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संसद में इसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती कि हमारा जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वो इस विषय पर डिस्कशन भी करते हैं। तो क्या आपकी पार्टी पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कुछ सोच रही है कि कैसे इन पत्रकारों को संरक्षण दिया जाए या फिर सुरक्षा दी जाए? जी, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस विषय में कई बार संसद में बोल भी चुके हैं और प्रयास में भी रहते हैं कि जो सच्चाई से पत्रकारिता कर रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनके साथ में खड़े हैं, उनके बर वक्त सहयोग करने में पीछे नहीं हटते, आगे साथ में रहते हैं। अजेंद्र जी, राट, हमीरपुर, उरई रेलवे लाइन की लगातार बात हो रही है, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप उन्हें कैसे इन समस्याओं से निजात दिला पाएंगे? मैं माननीय रेल मंत्री जी को एक लिखित में आग्रह कर चुका हूं कि राठ और उरई हमीरपुर को जोड़ते हुए और एक लाइन जो हमारी राजधानी के लिए बनती है कि जो महोबा से सीधा कोई रेल नहीं है कि जो लखनऊ को जोड़ सके। तो इन दोनों लाइनों का मैंने मंत्री जी को लिखित में आग्रह किया है, तो उनका जवाब आया है, अभी आया है जवाब, 1 हफ्ते पहले। क्या था जवाब में? तो उनके पत्र में लिखा है कि मैंने अधिकारियों से पहली सर्वे करा ली है और जल्द से जल्द ये कार्य शुरू होगा, लेकिन जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा या स्टार्टिंग नहीं होगी तब तक मैं माननीय मंत्री जी को एक लिखित में उनसे आग्रह करता ही रहूँगा। परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो सड़कों की व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं इंफ्रा पर, बट हमीरपुर की जो सड़कें हैं बहुत बदहाल हैं। कहते हैं सड़क अच्छी नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो आपके लोकसभा क्षेत्र की सड़कों का इतना हाल बदहाल क्यों है और कब तक ये अच्छी होंगी? ऐसा कुछ है कुछ उसमें आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में? एक पत्र मैं गडकरी जी को, माननीय मंत्री जी को भी मैं दे चुका हूँ कि ये जो कवरई से कानपुर लखनऊ के लिए 4 लाइन बनाई जा रही है, ये झांसी मिर्ज़ापुर रोड है, तो ये बहुत ही पुराना झांसी मिर्ज़ापुर रोड को जोड़ने का काम है।
तो अभी 4 लाइन है जो कवरई से कानपुर लखनऊ के लिए तैयार हो रही है। अच्छा। और एक लाइन है जो झांसी से खजुराहो के लिए 4 लाइन बनी, उसमें कुछ हिस्सा करीब 80 से 90 किलोमीटर का है। अगर वो भी 4 लाइन हो जाए तो यातायात के लिए और ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और व्यापार के हिसाब से, जैसे ये कवरई में गिट्टी की मंडी है, तो इस हिसाब से समय की बचत होने लगेगी और एक्सीडेंट की घटनाएं भी कम होने लगेगी। ये आग्रह मैंने लेटर के माध्यम से मंत्री जी को दिया है। अच्छा। मंडे ट्यूसडे में जब भी समय लेकर के मैं उनके निवास पर मुलाकात करने का काम करूंगा और उनसे फिर आग्रह करूंगा कि इस 80-90 किलोमीटर का ये जो टुकड़ा है बीच के बीच, अगर आपकी कृपा इस पर भी हो जाए तो हमारे क्षेत्र में क्या लगता है बहुत आपको, अच्छा। कितनी कृपा होने की उम्मीद है? नहीं, मुझे उम्मीद है क्योंकि परिवहन मंत्री जी काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका काम दिखाई दे रहा है पब्लिक को। बस बशर्ते जो देहातों को जोड़ रही हैं सड़कें, वो जितने ठेकेदार हैं वो बिल्कुल नंबर 3rd क्वालिटी की गिट्टी डाल रहे हैं। मैंने भी कई सड़कों का मुआयना किया है, कई सड़कों का मेरे पास वीडियो भी आया है। वो जीरा और जाने कौन सा डामर मिला के कि उसको हाथ से भी निकालो तो हाथ से निकल रहा है। तो वो सड़कें हैं जो रोलर से पीट पीट करके 4-6 महीने चलती हैं। जैसे एक सड़क हमारे पनवाड़ी से सीधा चरखारी के लिए जोड़ रही, वो 6 महीने से कभी आज तक ज़्यादा चली नहीं और हर साल सड़क बन रही है। तो करप्शन है सीधे सीधे? बिल्कुल है। तो इसके लिए आपने कहाँ आवाज़ उठाई? अब यही तो मैंने मंत्री जी से कहा है, आग्रह किया है कि माननीय मंत्री जी ऐसे ठेकेदारों को लगाम लगाई जाए। आपकी सरकार है, आप वर्तमान में मंत्री हैं। अब देखो मंत्री जी कितना। तो मंत्री जी के जहाँ से कोई जवाब आया लिखित में या फिर ठंडे बस्ते में? ये नहीं, अभी कोई जवाब नहीं अभी आया। कोई जवाब नहीं अभी आया। कोई जवाब नहीं आया। और बस स्टैंड को लेकर भी बड़ी समस्या है, बस स्टैंड है ही नहीं और हैं भी तो बहुत बदहाल है। बस स्टैंड तो ऐसे हैं कि कम से कम जैसे राट बस स्टैंड है, कुलपहाड़ है और केवल महोबा का मोटर स्टैंड है जो सही सलामत है और उसकी देखरेख भी सही है। लेकिन कुलपहाड़ और जो राट का है, राट में तो कम से कम 2 फीट पानी भरता है बरसात में। लेकिन उसके लिए भी शासन को, मंत्री जी को लेटर लिखा था, उस पर कार्रवाई चल रही है। वो जमीन एक्वायर करने में लगे हैं, जमीन देख रहे हैं। हो सकता है जल्दी से जल्दी। और वो बस्ती में पड़ गया है जो बहुत पहले स्टैंड बना था, आज के करीब 50 साल पहले। अब वो चारों तरफ से बस्ती भी आ गई है तो जाम की भी समस्या बन रही है। तो उसको स्थानांतरण करने में ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जब हम बात कर रहे हैं अजिंक्य जी, तो बहुत ज़्यादा बदहाल नहीं नज़र आ रहा बुंदेलखंड? कब सूरत बदलेगी बुंदेलखंड की? बुंदेलखंड के तो पूरे भारत के नक्शे अलग हैं। केवल हमारा बुंदेलखंड ही एक ऐसा है कि जहाँ ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य की समस्या, स्वास्थ्य सेवाएं सही हैं। एम्बुलेंस बुलाओ, जैसे अचानक कोई रात बेरात कोई डिलीवरी है या कोई एक्सीडेंट हो गया है कुछ भी, तो एम्बुलेंस आधे घंटे में आती है। अब वो भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाती है और उसका डीजल भी ख़त्म हो जाता है। तो जो मरीज नहीं मर रहे हैं वो एम्बुलेंस के चक्कर में मर रहे हैं। तो बुंदेलखंड की तो सारी व्यवस्था चरम पर है, कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, यूपी के लगातार विकास की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड इतना ज़्यादा लगातार मुद्दों में रहा है। बुंदेलखंड की जब भी सभाएं होती हैं, खुद योगी जी पहुंचते हैं, शाह जी पहुंचते हैं, तो भी बुंदेलखंड इतना पिछड़ा है। तो बुंदेलखंड वासी या उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनका नुमाइंदा वो करते हैं, वो क्यों नहीं प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठा रहे? क्यों अपने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं बोल रहे? मैंने सुना एक मेडिकल कॉलेज की बात भी चल रही थी, वो भी अभी तक बात ही चल रही है। उसको लेकर क्या अपडेट है? उसमें हम क्या बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने भी कई बार आग्रह किया है, लिखित में दिया है, लेकिन उस पर अब काम शुरू हो गया है। वो मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं और कुछ ज़मीन एक्वायर हो चुकी है। उसमें जल्दी से जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा। और कब तक
पूरा होने की उम्मीद रखें? उम्मीद तो ये है कि कम से कम 2 वर्ष से 4 वर्ष लग जाएंगे उसमें। जब आज ये 5 साल से उस पर क्षेत्रवासी लगाए हैं और हर दल के नेता सब लगे थे प्रयास में कि यहाँ हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। हमीरपुर के लिए भी आया था, महोबा के लिए भी आया था, लेकिन अब हमीरपुर में न बन करके वो महोबा में बनने जा रहा है और ज़मीन एक्वायर हो रही है और हो सकता है कि 3 से 4 साल के समय में बन के तैयार। तब तक तो अगले लोकसभा चुनाव भी आ जाएंगे, तो विधानसभा तो पहले ही हो जाएगी। विधानसभा 2027 में ही है, उसको ज़्यादा समय बचा नहीं है। 2 साल में क्या आपको लगता है मेडिकल कॉलेज बन के तैयार होगा? नहीं, 2 साल में नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ा अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें मेरा अनुमान है कि कम से कम 3 से 4 साल समय लग जाएगा। अच्छा अजेंद्र जी, धरती पुत्र कहे जाने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव की पार्टी से आप आते हैं और आपको भी किसान पुत्र की उपाधि दी गई है जी। तो किसानों के लिए आपका क्या विज़न है? किसानों का विकास कैसे हो? किसानों के लिए आप क्या सोच रहे हैं? किसानों के लिए समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है? तो किसानों का विकास कैसे होगा? देखिए, किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने तो बहुत कुछ सोचा है पहले। डीजल है, खाद है, रसायन और हर विषय में सोचा है समाजवादी ने। जब सूखा पड़ा था तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने जो खाद्यान्न की किट दी थी उसकी कीमत 5500 से 6000 रुपये थी। उसमें आटा भी था, दलिया भी था, दूध का पाउडर, घी का डिब्बा और तेल का डिब्बा, आलू, पूरी मतलब किचन की सामग्री पूरी किट के साथ। आप किट की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो हमीरपुर के किसानों को पानी तक नहीं मिल रहा है। अब आज तो ये पोजीशन है कि किसान इतना परेशान है कि जिनकी फसलें सूख रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने भी कई बार विद्युत विभाग के एक्सईएन को फोन लगाया कि वहाँ की लाइन क्यों बंद है, वहाँ की डीपी खराब पड़ी हुई है, उनको बदलिए, फसल सूख रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जब फसल ही सूखेगी तो ये हम आपको कहाँ से खिला पाएंगे? ये भी किसान जैसे पत्रकार भी एक चौथा स्तंभ है, इसी प्रकार से किसान भी एक चौथा स्तंभ है सरकार के लिए, इस भारत देश के लिए। अगर किसान फसल नहीं पैदा कर पाएगा तो खिलाएगा किसको, कैसे खिलाएगा? और कृषि प्रधान देश नाम का रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं, किसान तो कहते हैं कि हमारे देश में एक रूह का काम करते हैं। हम 70% एग्रीकल्चर है, बट किसान कहीं ना कहीं बहुत बदहाली का शिकार भी है। किसानों के बारे में लोग बहुत बातें नहीं कर रहे। किसान बिल आए थे, किसान सड़कों पे आ गए थे, तो उस वक्त भी एक रवैया देखने को मिला था कि किसानों के बहुत नाराज़ थे किसान सरकार से। किसान तो आज भी नाराज है। जो वर्तमान सरकार उद्योगपतियों से जीएसटी के द्वारा टैक्स ले रही है और किसान से अन्ना जानवरों के द्वारा टैक्स ले रही है, माने किसान हर तरीके से बदहाल है। किसान परेशान है अन्ना जानवरों से। मैं उसको जीएसटी की संज्ञा दी है कि व्यापारियों से जीएसटी के द्वारा व्यापारियों का शोषण हो रहा और अन्ना जानवरों से किसानों का शोषण हो रहा है। परिवार बढ़ रहे हैं, जमीनों का बंटवारा होते चली जा रहा है। अब किसान के पास, किसी के पास 10 बीघा है, किसी के पास 15 बीघा जमीन है। अब ना तो वो बाहर मजदूरी के लिए जा पा रहा और ना घर में सुकून में रह पा रहा। रात और दिन खेतों की रखवाली अन्ना जानवरों से बचाने के लिए कर रही है। इस वर्तमान सरकार में तो सभी बेहाल हैं और आने वाली 27 में परिवर्तन आएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार। देखते हैं 2027 में कितना परिवर्तन आता है। अजेंद्र जी, लगातार हम किसानों की बदहाली को लेकर ही बात कर रहे थे और मूंगफली किसान आपके यहाँ बहुत परेशान है। एमएसपी क्या है आप किसानों की? कैसे इन समस्याओं से आप लोगों को राहत दे पाएंगे? मैडम, ये हमारे बुंदेलखंड में हमारी लोकसभा आती है, तो जो गवर्नमेंट ने जो एमएसपी पर कुछ किसानों के हित में रेट बढ़ाए हैं, हमारे 2 जिले ऐसे हैं कि जहाँ पर केवल गेहूँ और दलहन के अलावा कुछ नहीं होता। जैसे चावल वगैरह है, उन्होंने एमएसपी बाजरे पे, चावल पर, मूंगफली पर
इस पर कुछ फसलें हैं कि जो हमारे यहाँ नहीं होती हैं। केवल हमें हमारे किसानों को केवल मूंगफली पर जो MSP का रेट मिलना था, तो वर्तमान सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ठेकेदार हैं, नेता लोग हैं, इन लोगों ने किसानों को वो MSP का रेट नहीं मिलने दिया। मैंने जिले के अधिकारियों को सूचित किया, यहाँ मंत्री जी से भी कहा कि मंत्री जी और हमारे किसानों को बचा लीजिए। केवल यही एक हमारे किसानों को मूंगफली में ही एक आय मिलती है, ठीक ठाक मिल रही है, बाकी और कहीं कुछ नहीं है। तो किसानों के जो दलाल थे वो पहले 1500 से 1700 रुपये पर कुंटल पहले वो खरीद केंद्र वाले ले लेते थे, और जिससे पैसा पहुंच गया उसी की मूंगफली की तौल होती थी। और वो पैसा निचले कर्मचारी से लेकर के ऊपर बड़े अधिकारी और जो वर्तमान सरकार के जो बिचौलिए नेता लोग हैं, सभी का उसमें कमीशन था। तो मैंने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी बचा लो इन किसानों को। हमारे बुंदेलखंड में केवल एक ही फसल है जो मूंगफली की, जिसमें हमारे किसानों को कुछ मिल रहा है। अगर ये MSP का पैसा पूरा मिल जाएगा तो कुछ हमारे किसानों को राहत मिल जाएगी, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी है। लेकिन मंत्री जी से जब मैंने कहा तो उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन किसानों के ट्रैक्टर 20-20 दिन 25-25 दिन उसी खरीद केंद्र के बाहर खड़े रहे, जिस पर करीब आधा इंच ट्रैक्टरों पर धूल जमा हो गई है। कुछ लोग तो वहीं खाना बना करके खाते रहे, कुछ लोगों का घर से खाना आता रहा, लेकिन अंततः उनको निराशा ही हाथ लगी। बिचौलियों ने किसानों की मूंगफली नहीं बिकने दी, बिचौलियों ने व्यापारियों की मूंगफली, किसानों की जगह व्यापारियों की और खसरा खतौनी किसानों से लेकर के उनकी, जब तुम्हारी मूंगफली बिकना है तो इतने की खसरा खतौनी लेके आओ, हमको फीडिंग करना है। शिक्षार के लिए किसान जिनकी बिक गई उनको शिक्षार भी नहीं मिला है भाई, क्योंकि 17, जैसे हम किसान हैं, हमने 1700 रुपये दिया है, तो हमारा तो वो लौट के वो 1700 जोड़ करके पूरा मिल गया, लेकिन शिक्षार भी नहीं मिला। तो किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है मूंगफली में। तो यही हमने मंत्री जी से कहा, तो मंत्री जी ने तो सुन तो लिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इसमें किसानों ने महीनों धरना तक दिए। किसान यूनियन वाले कुलपहाड़ में बैठे, महोबा में बैठे, हमारे चरखारी में बैठे। हमारे महोबा जिले में 3 तहसीलें हैं, तो तीनों जगह किसान यूनियन के लोगों ने धरना दिया, लेकिन किसी ने कोई सुनी नहीं है। तो मैंने SDM साहब से भी कहा, मैंने सर SDM साहब, ये आपके सिराने धरना दे रहे हैं, कम से कम इनकी तो सुन लो। ये जो धरने पर किसान बैठे हैं, इनकी तो सुन लो आप, इनका निराकरण कराएं। कोई सुनवाई नहीं। तो कोई सुनवाई नहीं। बोले ऐसा है, हमको एक उदाहरण दिया था कि जैसे किसान फसल कटती है, घर में ताला लगा के चला गया, बोले उसी प्रकार हमारी समस्या है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान सरकार के नुमाइंदे इतने हावी हैं कि अधिकारी कर्मचारी उनकी इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए किसान परेशान है। बहुत सारे मुद्दों की बात कर ली हमने राजेंद्र जी, परिवार के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आप किस परिवार से आते हैं, परिवार में कौन कौन है, और क्या आपकी नई पीढ़ी भी राजनीति में आएगी? देखिए मैडम, मैं किसान परिवार से हूँ, और हमारा परिवार हमारे बाबा पूज्य वृंदावन सिंह, परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के अनुयायी हैं। हम लोग सब स्वामी जी के सेवक हैं, भक्त हैं। और मेरे पिताजी को स्वामी जी ने ही विधानसभा का चुनाव लड़वाया था। तब हमारे पिताजी उसी ब्रह्मानंद कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनकी 23 वर्ष में 3 महीने की उम्र भी कम थी। उस पर चुनाव भी जीत गए थे, पिटीशन दायर भी हुआ था। और पूज्य नेताजी मुलायम सिंह जी और मेरे पिताजी पूज्य कल्याण सिंह बाबूजी, ये एक ही बैच के विधायक थे। सन 69 में ये पहली बार विधायक बने थे। और स्वामी जी की कृपा से
आज हम सब लोग इस राजनीति से जुड़े हैं और ईमानदारी से, निष्ठा से जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करते हैं और जनता का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के साथ आशीर्वाद रूप से उनका सहयोग मिलता है। तो सांसद बनने के बाद अजेंद्र जी के परिवार को वक्त दे पाते हैं? नहीं, मेरे भाई हैं और भतीजे हैं, बेटे हैं 2, ये मेरी क्षेत्र में मदद करते हैं। अब जैसे यहाँ सदन चल रहा, वहाँ घटना घट रही जाम की, जो अवैध खनन चल रहा था, तो वहाँ समस्या आ गई, तो मैंने तुरंत फ़ोन किया अपने बड़े बेटे को। इसने तुरंत गाड़ी उठाई, 4-6 लोग ले जा करके उसको रोका। लेकिन जो ठेकेदार थे वो लखनऊ और गोरखपुर के थे और वर्तमान सरकार के वो नुमाइंदे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब ये हमारा व्यापार रुक जाएगा, तो फर्जी मुकदमा लिखा गया। उसमें 2-3 मेरा बेटा है, लेकिन कब तक ऐसे फर्जी मुकदमे लिखेंगे? एक नहीं 10 मुकदमे लिखते रहें, 27 में सरकार बदल के रहेंगे और वर्तमान सरकार तैयारी में है आप सत्ता परिवर्तन को लेकर? हाँ, हम तो जैसे समाजवादी के एक कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, आम जनता भी परिवर्तन चाहती है। अभी लोकसभा चुनावों में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं आप। क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी इतनी सीटों पर विजय प्राप्त कर लेगी? नहीं, हमें तो उम्मीद थी कि कम से कम 50 सीटें लेके आएगी, लेकिन वर्तमान सरकार ने हमारे कुछ जो जीत की कगार पर थे, जैसे मैं ही 2600 वोट से जीता, लेकिन यहाँ जनता इतनी थी काउंटिंग में कि कुछ हेरा फेरी कर नहीं पाए। ऐसी हेरा फेरी करके हमारे 4-5 सांसदों को जबरदस्ती हराया है। तो 50 सांसद हमारी सोच में थे कि कम से कम 50 सांसद आएंगे। तो चलते चलते अजेंद्र जी, लास्ट हमारे पॉडकास्ट में जिस लोकसभा के वासियों ने आप पे विश्वास जताया है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं अपनी पूरी लोकसभा, हमीरपुर महोबा तिंदवारी विधानसभा जो महोबा ज़िले से हमारी लोकसभा में जुड़ी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। और मैं तो अभी ज़रूर मैं करीब 4 महीने से क्षेत्र में नहीं जा पाया क्योंकि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज आ गई थी और यहाँ सदन भी चल रहा था, तो इस कारण से मैं क्षेत्र में नहीं जा पाया हूँ। बाकी जो क्षेत्र में जो समस्याएं होती हैं, मैं हर ब्लॉक में जा करके वहाँ के लोगों को, अपने संगठन के लोगों को बुलाता हूँ, जो समस्याएं होती हैं वो मुझे अवगत कराते हैं और उनकी समस्याओं का मैं निराकरण करने का काम करता हूँ। तो आप जनता के साथ लगातार खड़े हैं? मैं किसान पुत्र हूँ, मैं तो जनता के साथ। मैं क्या, मेरे पूर्वज भी जनता के साथ, और आने वाली पीढ़ी भी खड़ी रहेगी। आने वाली पीढ़ी भी रहेगी। थैंक यू सो मच आपका अजेंद्र जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी बेबाकी के साथ अपनी हर एक बात को रखने के लिए। थैंक यू।